एक बहुत प्यारा सा गांव था जिसकी सुबह भी बहुत प्यारी हुआ करती थी। इस गांव में सब बहुत हंसी खुशी रहते थे। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा है। मानो इस गांव में सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और इस गांव में एक आकाश नाम का चिकन करी वाला रहता था, जिसकी चिकन करी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी और लजीज भी। और आकाश अपनी चिकन करी का ढाबा रात में ही खोला करता था, जिससे इसका धंधा और ज्यादा होता था। आकाश एक होशियार और ईमानदार इंसान कहलाता था, इसलिए गांव वालों को आकाश की चिकन करी बहुत पसंद आती थी। अरे आकाश भाई, तुम्हारे हाथ की चिकन करी खाकर तो हर बार मजे ही आ जाते हैं। आप हमेशा ऐसे ही रोजाना हम सबको चिकन करी बनाकर खिलाया करो। हाँ जी भाई, जरूर। मैं यहाँ आप लोगों के लिए ही तो चिकन करी बनाता हूँ। आप लोग ऐसे ही हर रोज मेरे हाथों से बनी लजीज चिकन करी खाने आ जाया करो। ये सब रमेश और सुरेश दोनों भाई चुपचाप से चिकन करी खाते खाते इन दोनों की बातें सुन रहे थे और मन ही मन में झुलस रहे थे। मानो आकाश और उस आदमी की बातें सुनकर रमेश और सुरेश को बहुत ही गुस्सा आ रहा हो। अरे भाई, तुम इस आकाश की इस तरह से तारीफ कर रहे हो जैसे कि इसने तुम्हें मुफ्त की चिकन करी खिला दी हो। इतनी चाफलूसी अच्छी नहीं होती। अरे ओ भाई, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं चाहे आकाश भाई की तारीफ करूं या बदनामी, तुम्हें इससे क्या? सुनो, जाने दो भाई। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को ऐसे ही ताने कसा करते हैं। अच्छा, ये बात है। तुझे ये बात बहुत महंगी पड़ेगी आकाश। देख लेना तू। अगर तुझे सबक नहीं सिखलाया तो मेरा भी नाम रमेश नहीं। इतनी बात करने के बाद रमेश और सुरेश वहां से चले जाते हैं। मगर ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई थी, क्योंकि अब रमेश, सुरेश और आकाश के बीच एक बहुत बड़े आग के शोले उठना शुरू हो गए थे। क्योंकि आकाश ने जो कुछ भी रमेश और सुरेश के बारे में कहा वो दोनों भाइयों को अच्छा नहीं लगा और दोनों भाई अपने घर लौट आते हैं। सुरेश भैया, उस आकाश को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखा नहीं कैसे ग्राहकों के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा था? मैं तो उसे पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ूंगा। जरूर रमेश, उस आकाश की सारी हेकड़ी निकाल डालेंगे। वो खुद को समझता क्या है? कल ही उसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। ए जी, सुनते हो क्या बात है? आप दोनों इस तरह से चिड़चिड़े क्यों हो? जरा मुझे भी बताओ, आखिर बात क्या है? शायद से मैं तुम दोनों भाइयों की कुछ मदद कर पाऊं। अरे सुषमा, कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। मैं और रमेश उस आकाश के बच्चे को देख लेंगे। लेकिन मुझे भी बताइए, आकाश कौन है और उससे क्यों झगड़ा करके आए हो तुम दोनों? सुषमा के लाख पूछने के बाद आखिरकार सुरेश सुषमा को सब कुछ बता ही देता है और सुषमा ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तो फिर ठीक है। मेरे पिताजी के पहचान में एक बाबा है जो मुर्दों की पूजा करते हैं। तुम उन बाबा से जाकर मिलो, वो तुमको सब समझा देंगे कि तुमको करना क्या है। लेकिन वो बाबा हमें मिलेंगे कहाँ पर और हम उनसे कब मिलने जा सकते हैं? ठीक है, तो सुनो, वो बाबा तुम्हें गांव के कब्रिस्तान में मिलेंगे आज रात ठीक 3 बजे। तुम सिर्फ उनके पास जाकर बैठ जाना, वो अपने आप समझ जाएंगे। मगर याद रखना, वो जो काम कहेंगे तुम्हें हर हाल में वो काम करना ही पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुषमा की बातें सुनने के बाद दोनों भाइयों के आंखों में बदले की झुलसती आग नजर आ रही थी। रात के 3 बजने वाले थे और दोनों भाई घर से बाहर कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं। इधर आकाश और उसकी पत्नी बेखबर सो रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि आकाश के लिए कोई इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। रमेश और सुरेश दोनों भी यही सोच रहे थे कि आखिर वो बाबा ऐसा कौन सा काम बोलेंगे जो हमें करना ही पड़ेगा। और दोनों भी बहुत डरे हुए थे, पर उनके आंखों में सिर्फ बदला भरा हुआ था। दोनों भाई कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते हैं और रमेश कहता है, भैया रुको। सुरेश भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं, कहीं हमें ही कोई दिक्कत ना हो जाए। सुनो रमेश, तुम डरो मत। अब आ ही गए हैं तो देख भी लेते हैं, क्या पता हमारा काम हो जाए। और हाँ, तुम डर को मत याद करो, तुम उस बदले को याद करो जो हमें आकाश से लेना है। ठीक है भैया, आपकी ये बातें सुनने के बाद मानो अब मुझे डर ही नहीं लग रहा। मैं इस कब्रिस्तान को देखकर भूल ही गया था कि हमको आकाश से बदला भी लेना है।
ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। और यहाँ बहुत अंधेरा भी है, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। इतना कहते ही दोनों भाई अंदर की ओर चले जाते हैं। और फिर जब अंदर आते हैं तो अंदर की आवाजें और वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। मानो सन्नाटे को चीरते हुए जोर से हवा का झोंका एक बहुत गहरा शोर कर रहा था। अरे सुरेश भैया, यहाँ तो कोई कुत्ते का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कब्रें ही कब्रें नजर आ रही हैं। हाँ रमेश, तुम कह तो सही रहे हो, मुझे भी यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं अब बाबा को कहाँ ढूंढेंगे। चलो आगे देखते हैं। दोनों भाई बाबा को पूरे कब्रिस्तान में इधर उधर ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उनको आग जली हुई दिखाई देती है। अरे रमेश, देखो वहाँ कुछ नजर आ रहा है। लगता है वहाँ किसी ने आग जला रखी है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। दोनों भाई बाबा के पास पहुंचते हैं और जैसा कि सुरेश की पत्नी सुषमा ने उन्हें कहा था, जाते ही बाबा के सामने बैठ जाना। सुरेश और रमेश वैसा ही करते हैं, बाबा के सामने जाकर बैठ जाते हैं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जानते भी हो ये जगह रात में और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो जाती है। और तो और यहाँ का काला अंधेरा कहीं लोगों को निगल भी चुका है। और फिर भी तुम यहाँ आए। क्या ये बात तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें नहीं बताई है बच्चा? बताई तो थी बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमें यहाँ पर मेरी पत्नी ने भेजा है? मुझे सब कुछ पता होता है मूर्ख बच्चे। और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों उस चिकन करी वाले से बदला लेना चाहते हो। और इसी वजह से तुम दोनों मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए हो। हाँ बाबा, हमें उस आकाश से बदला लेना है, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें अब। आप ही कुछ उपाय बताइए बाबा। तुम दोनों जो भी चाहते हो वो आवश्यक हो जाएगा बच्चा। मगर एक बात याद रखना, मैं अब जो तुम्हें करने को कहूँगा वो काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाबा, रमेश और सुरेश को ऐसा कौन सा काम करने को कहेंगे जिसमें इन दोनों के जान को खतरा है? पता नहीं, लेकिन रमेश और सुरेश को डर तो बहुत लग रहा था। फिर भी उनके अंदर बदले की आग कुछ कम नहीं हो रही थी। अब जो बात मैं तुम दोनों से कहूँगा वो बात तुम दोनों बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुमसे कहीं भी कुछ भी गलती हुई तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है, और इसके जिम्मेदार तुम दोनों खुद होंगे, मैं नहीं। ध्यान से सुनो, तुम्हें अभी जाना है और एक कोई भी कब्र खोदनी है, और ऐसी कब्र खोदनी है जो अभी 1-2 दिन पहले दफन की गई हो। मगर बाबा, हम ये सब करेंगे कैसे? और उस कब्र से जो मुर्दा तुम निकालोगे, उस मुर्दे के मांस का तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा मांस निकालकर उसकी करी बनाकर लोगों को खिलाना है। लोग तुम्हारे करी के दीवाने हो जाएंगे, और उस आकाश की करी को कोई छुएगा भी नहीं। सच में बाबा, अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। मगर बाबा, अगर लोगों को पता चल गया कि हम मुर्दा मांस करी बनाकर लोगों को खिला रहे हैं तो? नहीं, लोगों को ऐसे पता नहीं चलेगा। मगर याद रखना, अगर तुम्हें किसी दिन किसी शख्स ने तुम्हें उस मुर्दे से मांस निकालते हुए देख लिया तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और सबको सच पता चल जाएगा। नहीं नहीं बाबा, आप चिंता मत करो। हम दोनों भाई बहुत होशियार हैं। हम किसी को भी कानो कान खबर भी नहीं होने देंगे। ठीक है बाबा, हमें आज्ञा दो, अब हम चलते हैं। दोनों भाई बदले की आग में इतना पागल हो चुके थे कि उनको होश ही नहीं था कि वो इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे। जाते ही दोनों भाई कब्रिस्तान की एक ताजा कब्र की खुदाई शुरू कर देते हैं। दोनों भाइयों को डर तो बहुत लग रहा था, पर फिर भी दोनों भाई सब कुछ भूलकर लगातार कब्र को खोदते ही जा रहे थे। और कब्र खोदकर उसमें से एक मुर्दा लाश को बाहर निकालते हैं। उस मुर्दा लाश से मांस निकालने के बाद वो उस मुर्दा लाश को फिर से दफन कर देते हैं, जिसका एक हिस्सा वो काट कर एक बोरी में भरकर
घर ले आते हैं। कुछ भी रमेश और सुरेश के बारे में कहा वो दोनों भाइयों को अच्छा नहीं लगा और दोनों भाई अपने घर लौट आते हैं। अरे आओ आओ गांव वालों, यहाँ आओ और लजीज लजीज चिकन करी खाओ। ऐसी चिकन करी तुम लोगों ने कभी भी नहीं खाई होंगी। जल्दी आओ, कहीं खत्म ना हो जाए। लाओ भाई 2 प्लेट, हमें भी दो जरा, हम भी चखे के स्वाद का जायका कैसा है। हाँ भाई, क्यों नहीं। ये लो, तुम भी खाओ और जायके का मजा लो। लगभग सुबह से शाम हो ही चुकी थी और शाम के 7 बज चुके थे। रमेश सुरेश ने अपना ढाबा आकाश से पहले ही खोल लिया था और इधर आकाश अपना ढाबा हर रोज की तरह रात के 8 बजे ही खोला करता था। और आकाश बिल्कुल अनजान था। उसको पता नहीं था कि उसको आज कितना बड़ा नुकसान होने वाला था। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था कि रमेश ने गुस्से गुस्से में कह दिया होगा, पर आज तो उसने सच में ढाबा खोल लिया। और पहले ही दिन उन दोनों के ढाबे पे बहुत ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है। इतना सोचने के बाद आकाश अपना ढाबा खोल लेता है और अपनी करी बनाने में लग जाता है। और इधर रमेश और सुरेश का ढाबा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। दोनों भाई बहुत खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद आकाश का दोस्त आता है। अरे आकाश भाई, क्या बात है? बहुत उदास नजर आ रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं भाई, तुम्हें तो पता है कल हमारी रमेश से तू में मैं हो गई थी, याद है? हाँ याद है। तो कुछ नहीं भाई, आज उन दोनों भाइयों ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया और मेरे ढाबे पे अब तक कोई भी चिकन करी खाने नहीं आया है। पूरे 3 घंटे बीत गए हैं लेकिन अब तक कोई नहीं आया। आकाश बहुत निराश हो जाता है और इधर रमेश अपने भाई से कहता है, सुरेश भैया जैसा बाबा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज तो मजा ही आ गया। हाँ रमेश, बिल्कुल मजा ही आ गया। रमेश, हमारी करी भी खत्म हो गई और किसी को पता भी नहीं चला कि हमने मुर्दा मांस करी बनाई थी। अगर ऐसा ही आकाश का धंधा हर रोज चौपट होता रहा तो आकाश और उसका परिवार एक दिन भूख से मर ही जाएंगे। इधर रमेश और सुरेश की करी पूरी खत्म हो चुकी थी और आकाश की करी वैसी की वैसी ही रह जाती है और इसकी वजह से आकाश का बड़ा नुकसान हो जाता है। काफी रात हो गई थी और अब ढाबा बंद करने का समय हो गया था। लेकिन जब से आकाश ने ढाबा खोला तब से कोई भी उसके ढाबे पर करी खाने नहीं गया था। बेचारा आकाश बहुत ज्यादा निराशा के साथ अपने घर को लौट जाता है। आकाश रास्ते में मन ही मन यही सोच रहा था, अगर कल भी ऐसा हुआ मेरे पास कोई करी खाने नहीं आया तो मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा? हे भगवान, मदद करो। और दूसरे दिन की शाम आज आकाश के साथ साथ उसका दोस्त भी आया था। आकाश का दोस्त कहता है, आकाश भाई, आप चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तो तुम्हारे हाथ की ही चिकन करी खाऊंगा। लाओ लाओ जल्दी से 1 प्लेट चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। चंदू भाई, जरूर, ये लो, आपकी गर्मा गर्म चिकन करी तैयार है। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी सुरेश रमेश के ढाबे पर ऐसे करी के दीवानों की भीड़ लगी थी, मानो मधुमक्खी के छत्ते पर मक्खियां। ये सब देखकर आकाश को बहुत दुख हो रहा था। दूसरे दिन फिर वही हुआ। रमेश और सुरेश की मुर्दा मांस करी पूरी की पूरी खत्म हो गई और आकाश की चिकन करी वैसी की वैसी रह गई। आज फिर बेचारा आकाश निराश होकर घर चला गया। ऐसा लगातार आकाश के साथ 2 से 3 दिन तक होता रहता है। आकाश मुंह लटकाकर चल ही रहा था कि तभी उधर से उसका दोस्त चंदू आता है और चंदू आकाश को देखकर पूछता है, अरे आकाश भाई, इतना मुंह क्यों लटकाए हो? आज भी कोई चिकन करी खाने नहीं आया क्या? हाँ चंदू भाई, आज भी कोई नहीं आया। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। अगर ऐसा रहा तो मेरे परिवार वाले भूख से मर जाएंगे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो लोग कल तक तुम्हारे चिकन करी के दीवाने हुआ करते थे वो आज तुम्हारी चिकन करी को सूंघने भी नहीं आते। पता नहीं भाई, वो दोनों अपने चिकन करी में ऐसा क्या मिलाते हैं जो लोग उनकी करी खाने के बाद उनके करी के दीवाने हो जाते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो आकाश भाई, लोग उनकी करी खाने के बाद मानो उनके करी के लिए पागल हो जाते हैं। क्या राज है, पता करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ पता करते हैं।
मगर कहाँ जाना है? अरे तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कहते ही चंदू आगे चल पड़ता है और उसके पीछे आकाश। दोनों भी रमेश और सुरेश के घर के बाहर आते हैं और छिपकर दोनों की बातें सुनने लगते हैं। रमेश, आज हमें थोड़ा जल्दी कब्रिस्तान जाना पड़ेगा क्योंकि कल हमें बहुत रात हो गई थी। और हाँ, आज थोड़ा ज्यादा आराम करना है। क्या है, वो आकाश की ईमानदारी देख देख कर थक चुका है। और हम यहाँ पर बेईमानी करके अपनी करी को बेच रहे हैं। अरे चलो भाई, हमें कब्रिस्तान भी जाना है। हंस हंस कर यही सुबह करनी है। क्या कल हंस लेना? जितना हंसना है आकाश को देखकर। चलो अब। हंसने वाला तो आकाश और चंदू था, इन दोनों पर जो उन्हें नहीं पता था। फिर दोनों भाई कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं। अरे आकाश भाई, ये दोनों कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं इतने रात को? और क्या बात कर रहे थे, ईमानदारी बेईमानी? कुछ समझ नहीं आया। अब ये तो हमें उनके पीछे जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो उनके पीछे जाते हैं। आकाश और चंदू भी उन दोनों के पीछे चले जाते हैं और उन दोनों को कब्रिस्तान से मुर्दा मांस लाते हुए देख लेते हैं। और यहां पर बाबा का जादू खत्म हो जाता है। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी सच्चाई के बारे में आकाश और चंदू को पता चल चुका है। अगले दिन सुरेश और रमेश खुशी खुशी सब गांव वालों को मुर्दा मांस करी खिला रहे थे। पर तभी आकाश और चंदू आए। अरे सुनो गांव वालों, सुनो। ये जो तुम करी खा रहे हो वो कोई चिकन करी नहीं, बल्कि मुर्दा मांस करी खा रहे हो। आज तक तुम सब गांव वालों को इन दोनों भाइयों ने मुर्दा मांस करी ही खिलाई है, ना कि चिकन करी। सारे गांव वालों को अपनी करी के प्लेट में दफन किए हुए मुर्दा शव के टुकड़े मिलने लगते हैं। किसी को हाथ की उंगलियां तो किसी को पांव की उंगलियां। ये सब देखकर गांव वालों को उल्टियां आने लगती हैं और कुछ गांव वाले बोलते हैं, अरे सच में, ये तो किसी शव की उंगलियां है। हाँ भाई, मेरी भी थाली में उंगलियां है। ये कैसी करी खिला रहे हो हम लोगों को? ये चिकन करी नहीं, ये तो मुर्दा मांस करी है। इन दोनों को तो जेल होनी चाहिए। हाँ, जल्दी कोई पुलिस बुलाओ। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और फिर रमेश और सुरेश वहां से भागने लगते हैं। मगर पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती है और थाने लेकर चली जाती है। कहते हैं ना, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारे चैनल की प्यारी सी कहानी? अगर आपको थोड़ी सी भी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे सस्पेंस भरे और अनोखे इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहते हैं। एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और अनोखी और लाजवाब कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।